Good evening everyone. This is Kirti Tiwari and in this video we will discuss practice paper 31 from Dr. Ranjit Singh and practice paper 1 to 30 we have already discussed on the channel. So guys, if you are preparing for TGT PGT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series because it is very beneficial for all state TGT PGT exams. And now discuss practice paper 31. देखिए प्रैक्टिस पेपर 31 का पहला क्वेश्चन आपके लिए, हु रोट द हिस्टोरिकल नोवेल वॉलपेरगा और द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ कास्ट्रूसियो प्रिंस ऑफ ल्यूका 1823। यानी हिस्टोरिकल नोवेल वॉलपेरगा किसने लिखा था? ठीक है, प्रिंस ऑफ ल्यूका। तो ये लिखा था मैरी शैली ने, जो कि रोमांटिक पोइट पीवी शैली हैं, उनकी वाइफ हैं ये, और ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, मैरी शैली। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द सबटाइटल ऑफ द गोथिक नॉवल फ्रैंकेस्टाइन? गॉथिक नॉवल फ्रैंकेस्टाइन का सबटाइटल क्या था? तो ये जो फ्रैंकेस्टाइन है ये नोवेल लिखा गया था मैरी शैली के द्वारा, जो मैंने अभी बताया, पीबी शैली की वाइफ हैं ये, इन्होंने फ्रैंकेस्टाइन लिखा था, जिसका सबटाइटल था द मॉडर्न प्रोमेथ्यूस, जो कि पब्लिश हुआ था 1818 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द नोवेल द लास्ट मैन? लास्ट मैन किसने लिखा था? ये एक नोवेल है और ये एक मैरी शैली ने भी लिखा था ये भी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, मैरी शैली। और ये फ्यूचर अर्थ के बारे में है, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है 21वीं सदी में जो धरती है वो कैसी होगी। मतलब उन्होंने एक इमेजिन किया है इसमें कि 21वीं सदी होगी, उस टाइम तक जो धरती है वो एकदम ख़त्म हो चुकी होगी, और उन्होंने इमेजिनरी करी है एक ऐसे पैंडेमिक की कि पूरे विश्व में एकदम रैपिड मतलब स्पीड से फैलेगा और उसके चलते सारी जो धरती है उसका विनाश हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल इस चीज़ की तुलना बिल्कुल कोविड-19 जिस तरीके से अभी चल रहा है, देखो दोबारा से वो आ गया है, उससे आप इसकी कंपेयर कर सकते हो कितना सही उन्होंने लिखा है इस बारे में। तो द लास्ट मैन है ये इसी के बारे में, 21वीं सदी में जो मैन है वो अंतिम होंगे वो। तो उन्होंने फ्यूचर अर्थ को इसमें इमेजिन किया है। ठीक है, सो ये मैरी शैली ने लिखा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मैरी शैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द प्ले प्रोसरपाइन? प्रोसरपाइन किसने लिखा है? तो ये लिखा था शैली ने, यानी ये जॉइंट वेंचर है, इसमें थोड़ा बहुत शैली ने योगदान दिया और लिखा था मैरी शैली ने। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, शैली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर प्रोसरपाइन वॉज रिटन? प्रोसरपाइन किस ईयर में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1820 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 1820। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द प्ले द कैंसी? कैंसी किसने लिखा था? ये एक वर्स प्ले है और एक ट्रेजेडी है जो लिखा था शैली ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, शैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर द प्ले द कैंसी वॉज पब्लिश्ड? कैंसी किस ईयर में पब्लिश्ड हुआ था? तो ये पब्लिश्ड हुआ था 1819 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1819। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रोट द ब्लैंक वर्स ड्रामा इन 5 एक्ट्स? ठीक है, ब्लैंक वर्स ड्रामा किसने लिखा था जो कि 5 एक्ट्स में है? मिडास। तो ये लिखा था मैरी शैली ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मैरी शैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर द प्ले मिडास पब्लिश्ड? और ये पब्लिश्ड कब हुआ था? सो ये पब्लिश हुआ था 1822 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 1822। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट द क्लोजर ड्रामा मैनफ्रेड? मैनफ्रेड एक क्लोजर ड्रामा है, किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था बायरन के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बायरन। और ये भी रोमांटिक एज से एसोसिएटेड है, इन्हें लॉर्ड बायरन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट द क्लोजर ड्रामा कैन? कैन भी एक क्लोजर ड्रामा है। क्लोजर ड्रामा जो कि स्टेज पे परफॉर्म नहीं होता, ओनली पढ़ने के लिए होता है वो, है ना, और एक वर्स प्ले होता है, यानी कि एक पोइम की तरह लिखा जाता है, एक पोइम की फॉर्म में। तो ये जो कैन है ये लिखा था लॉर्ड बायरन ने ये भी। तो सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर द प्ले कैन पब्लिश्ड? अब ये पब्लिश्ड कब हुआ था, किस ईयर में पब्लिश्ड हुआ था कैन? सो ये पब्लिश्ड हुआ था 1821 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द लॉन्ग पोइम
डॉन जॉन स्पैनिंग 7 कैंटोज। तो ये जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है डॉन जॉन स्पैनिंग इन 17 कैंटोज, ये लिखी किसने थी, किसने लिखी थी? सो दिस पोएम इज रिटन बाय लॉर्ड बायरन। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, लॉर्ड बायरन। और ये रोमांटिक एज से संबंध रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द नैरेटिव पोएम चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज किसने लिखी थी, जो कि एक नैरेटिव पोएम है, ये लिखी थी लॉर्ड बायरन ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1792 एंड विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन 1790। सो ये वर्क रहा है मैरी वुल्स क्राफ्ट का। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मैरी। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, स्पेंसरियन सोनेट इज एन इम्पोर्टेंट वेरिएंट ऑफ। सो ये एक इम्पोर्टेंट वेरिएंट है किसका, शेक्सपियरियन सोनेट का। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फेरी क्वीनी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। फेरी क्वीनी किसकी फॉर्म में लिखी गई है? सो ये लिखी है स्पेंसरियन स्टेंजा में। सो आपको पता ही है ये एडमंड स्पेंसर ने के द्वारा लिखी गई थी फेरी क्वीनी, और उन्होंने इसी पोएम में ये जो स्पेंसरियन स्टेंजा है इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो 1 से लेके जो 8 लाइन है वो तो होती है एम्बिक पेंटामीटर में, और जो 9वीं लाइन होती है वो होती है एम्बिक हेक्सामीटर में, उसी को स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, स्पेंसर्स मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीनी वॉज। स्पेंसर्स का मोटो क्या था जब उन्होंने अपनी फेरी क्वीनी लिखी उसके लिए? टू फैशन ए जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द लास्ट 6 लाइन ऑफ मिल्टनिक सोनेट आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ 3 लाइन्स ईच। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स कॉल्ड? ठीक है, सो लास्ट 6 लाइन ऑफ मिल्टनिक सोनेट आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। इन कहने का मतलब क्या है कि जो लास्ट की 6 लाइन होती हैं, जो सेस्टेट होता है मिल्टनिक सोनेट में, वो 2 लाइन में डिवाइड होगा। तो 2 लाइन में डिवाइड होगा तो कितने की हो गई वो, एक एक दोनों ग्रुप कितने के हो गए, 3-3 लाइन के हो गए, तो उसे टर्सेट बोलेंगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, टर्सेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी डी ई ई बिलोंग टू। तो ये बिलोंग करती है स्पेंसरियन सोनेट से। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, स्पेंसरियन सोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एल एलेजी इज अ टाइप ऑफ लिरिक एंड फोकसेस ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड थॉट यूजिंग formal language and structure. So the right option will be C, formal language and structure. Next है question number 22, an elegy is a, elegy क्या है? So a song of lamentation. So the right option will be C, song of lamentation. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलोगरी इज। एलोगरी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तो स्पेंसर्स फेरी क्वीनी, बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एडिसन्स पब्लिक क्रेडिट। तो ये सभी जो एलोगरी हैं, तीनों एलोगरी ये वर्ल्ड फेमस एलोगरी की कैटेगरी में आती हैं। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज एन ऑब्जेक्टिव पोइट्री। इनमें निम्न में से ऑब्जेक्टिव पोइट्री का उदाहरण कौन सा है? तो लिरिक, ऑड एंड सोनेट ये सभी सब्जेक्टिव पोइट्री हैं, जबकि एलेगरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एलेगरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एलेगरी इज इट्स। चीफ मतलब मुख्य विशेषता क्या है एलेगरी की, कि इसमें डबल मीनिंग होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, डबल मीनिंग, क्योंकि इसमें एक स्टोरी चलती है जिसका एक मीनिंग क्या होता है जो हम देख रहे होते हैं, और एक मीनिंग वह होता है जो हम समझ रहे होते हैं, यानी कि डबल मीनिंग ये देती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जॉर्ज ऑरवेल्स नोवेल एनिमल फार्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक एलेगरी है, ये एक पॉलिटिकल एलेगरी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एलेगरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, इज द मोस्ट डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एलेगरी। एलेगरी का सबसे मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? सो सिम्बोलिज्म। ठीक है, इसमें जो भी स्टोरी नैरेट की जाती है वो सिंबल के थ्रू की जाती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सिम्बोलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलेगरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इन द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में, वॉज इन एबंडेंस टू शो द कैथोलिक डॉक्ट्राइन। कैथोलिक जो सिद्धांत थे उन्हें सबसे किसके माध्यम से उन्हें प्रचुरता में दिखाया जाता था, है ना?
सो मॉरलिटी प्ले के माध्यम से जो कैथोलिक सिद्धांत हैं उन्हें दिखाया जाता था. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मॉरलिटी प्ले. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. द वर्ड एलेगरी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एलोगेरिया. यानी कि जो वर्ड है एलेगरी, ये लिया गया है एलोगेरिया से बना है. ठीक है, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन या ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश? तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, लैटिन. और इसे हिंदी में कहते हैं रूपक. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30. अ हीरोइक कपलेट कैन बी डिफाइंड एज. एक हीरोइक कपलेट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सो iambic पेंटामीटर लाइन्स राइम विद ईच अदर. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. iambic पेंटामीटर लाइन iambic पेंटामीटर में होता है और राइम करता है एक दूसरे के साथ. ठीक है, राइमिंग लाइन्स होती हैं इसमें. नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग MCQs 31 to 50 आर फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट. ठीक है, नीचे कुछ MCQs दिए जा रहे हैं जो रोमियो और जूलियट प्ले से हैं, विलियम शेक्सपियर के. एक ट्रेजेडी है, ठीक है, जो आई थी 1590 के आसपास. तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस. देखिए क्वेश्चन नंबर 31. टू विच सिटी डज रोमियो गो आफ्टर बीइंग एक्साइल्ड फ्रॉम वरोना. रोमियो को जब एग्जाइल कर दिया जाता है वरोना से, तो वो किस शहर, मतलब कहाँ चला जाता है? तो वो जाता है मैंटुआ. एक्चुअली इसने जो जूलियट है उसके कज़िन की हत्या कर दी थी. उसके फलस्वरूप इसे निष्कासित कर दिया जाता है वरोना से. तो निष्कासित होने के बाद ये चला जाता है मैंटुआ. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. वाई इज रोमियो एग्जाइल्ड. रोमियो को क्यों एग्जाइल्ड किया जाता है? सो मैंने अभी बताया कि इसने जूलियट के कजिन की हत्या कर दी थी. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, फॉर किलिंग टिबेल्ट. उसका नाम था टिबेल्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. हु परफॉर्म्स रोमियो एंड जूलियट्स मैरिज. रोमियो एंड जूलियट की जो मैरिज है उसे कौन परफॉर्म करता है? सो फ्रायर लॉरेंस करवाते हैं उन दोनों की शादी. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. हु इज़ द फेरी दैट मर्क्यूशियो सेज विजिट रोमियो इन ड्रीम्स. वो कौन सी फेरी है? उस फेरी का क्या नाम था जो मर्क्यूशियो के ड्रीम्स में अक्सर वो आती थी? वो थी क्वीन मेव. सो द राइट ऑप्शन विल बी वी, क्वीन मेव. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. वॉट डज द नर्स एडवाइज जूलियट टू डू आफ्टर रोमियो इज एक्साइल. जब रोमियो को एक्साइल कर दिया जाता है तो नर्स उसे जूलियट को क्या करने को एडवाइस देती है? तो वो उससे कहती है कि एक्ट एज इफ रोमियो इज डेड, कि ऐसे एक्टिंग करो जैसे रोमियो मर गया है, एंड मैरी पेरिस, और पेरिस से शादी कर लो. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36. वेयर डू रोमियो एंड जूलियट मीट. रोमियो और जूलियट कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं एट कैपुलेट फीस्ट. कैपुलेट के यहाँ पर एक फीस्ट का आयोजन था. उस दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है पहली बार. सो एट कैपुलेट फीस्ट. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 37. हु किल्स मर्क्यूशियो. मर्क्यूशियो को कौन मार देता है? तो मर्क्यूशियो इस प्ले के अंदर फ्रेंड है रोमियो का, और उसे मार देता है टिबेल्ट. ठीक है, तो जब उसे टिबेल्ट उसको मार देता है तो गुस्से में रोमियो टिबेल्ट को मार देता है, और इसीलिए तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है वरोना से. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, टिबेल्ट. टिबेल्ट किसको मार देता है? मर्क्यूशियो को. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38. विच करेक्टर फर्स्ट परसुएट रोमियो टू अटेंड द फीस्ट. निम्न में से कौन सा करेक्टर रोमियो को परसुएट करता है फीस्ट के लिए? तो बेनवोलियो, है ना. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39. वॉट एट फर्स्ट डज जूलियट क्लेम दैट रोमियो हियर्स द मॉर्निंग आफ्टर देयर वेडिंग नाइट. ठीक है, जूलियट क्या क्लेम करती है कि रोमियो अपनी जो वेडिंग नाइट होती है उन दोनों की, उसकी पहली जो मॉर्निंग है उसमें वो किसकी आवाज़ सुन रहा होता है? तो वो आवाज़ एक मतलब चिड़िया की आवाज़ सुनते हैं वो लोग जब उनकी नाइट वेडिंग की अगली जो मॉर्निंग होती है उसमें दोनों लोग एक चिड़िया की आवाज़ सुनते हैं. तो जूलियट उसे बताती है कि एक नाइटिंगल है ना. तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, द नाइटिंगल. देखिए क्वेश्चन नंबर है 40. टू वॉट डज रोमियो फर्स्ट कंपेयर जूलियट ड्यूरिंग द बालकनी सीन.
देखिए क्वेश्चन नंबर 40, टू वॉट डज रोमियो फर्स्ट कंपेयर जूलियट ड्यूरिंग द बालकनी सीन। देखिए इस प्ले के अंदर जो रोमियो और जूलियट प्ले है, इसके अंदर एक बालकनी सीन है जो बहुत फेमस सीन है। हर प्ले के अंदर कोई ना कोई सीन होता है जो फेमस होता है, तो इसमें बालकनी सीन है क्योंकि जब इनकी पहली मुलाकात होती है उसके बाद जो रोमियो है उसे बालकनी में मिलने आता है। तो बालकनी में जब जूलियट खड़ी होती है तो उसे वो किससे कंपेयर करता है, तो वो उसे एक मॉर्निंग सन के साथ कंपेयर करता है ना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, द मॉर्निंग सन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, हु डिस्कवर्स जूलियट आफ्टर शी टेक्स फ्रायर लॉरेंस पोसन। जब वो पोसन ले लेती है जो फ्रायर के द्वारा दिया गया था, तो जूलियट को कौन डिस्कवर करता है सबसे पहले, सो द नर्स करती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द नर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हु प्रपोजेज दैट ए गोल्ड स्टेच्यू ऑफ जूलियट बी बिल्ट इन वरोना। कौन प्रपोज करता है कि एक सोने की मूर्ति जूलियट की बनाई जाएगी इन वरोना में, सो मॉन्टैग करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मॉन्टैग। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, टू विच पावरफुल फिगर इज पेरिस रिलेटेड। जो पेरिस है उसका संबंध किस पावरफुल फिगर से है इन द प्ले, सो द प्रिंस एस्केलस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, प्रिंस एस्केलस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 44, हाउ एंड वेयर डज रोमियो कमिट सुसाइड। कहाँ और कैसे रोमियो सुसाइड कर लेता है। कहाँ करता है, तो वो जूलियट के टॉम पर करता है। वहाँ वो जब आता है तो वहाँ जूलियट लेटी हुई होती है, तो उसी वहीं पर वो कर लेता है। और करता कैसे, पॉइजन से। वो पॉइजन खा लेता है, उससे उसकी डेथ हो जाती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विद पॉइजन इन जूलियट टॉम। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हु इज़ द लास्ट पर्सन टू सी जूलियट बिफोर द स्टैब हर सेल्फ डेड। वो अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने जूलियट को देखा था स्टेप करते हुए, अपने आप को मारते हुए। यानी लास्ट टाइम जब जूलियट मरती है तो कौन उसे सबसे पहले देखता है, तो फ्रायर लॉरेंस थे, उन्होंने उसे देखा था स्टेप करते हुए। सो द राइट ऑप्शन विल बी फ्रायर लॉरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, वाई इज फ्रायर जॉन अनेबल टू डिलीवर फ्रायर लॉरेंस मैसेज टू रोमियो इन मैंटुआ। ठीक है, तो फ्रायर जॉन अनेबल रहते हैं जो फ्रायर लॉरेंस का मैसेज देने में रोमियो को इन मैंटुआ में। क्यों, क्योंकि उनको क्वारंटाइन कर लिया जाता है घर में, इसलिए वो वहाँ जो मैसेज लेकर गए थे वो फ्रायर लॉरेंस का, वो रोमियो को नहीं दे पाते। एक्चुअली जो फ्रायर लॉरेंस हैं उन्होंने मैसेज भिजवाया था कि ऐसे ऐसे जो खबर फैल रही है वो एक अफवाह है, जो जूलियट है वो मतलब रियलिटी में नहीं मरी है, उसे एक दवा के द्वारा कुछ टाइम के लिए बेहोश कर दिया गया है। तो वो मैसेज लेके जब फ्रायर जॉन जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो एक जगह मतलब स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं वो एक घर में, वहाँ पर वो क्वारंटाइन हो जाते हैं। तो वो बेचारे वो मैसेज दे नहीं पाते। तो अगर वो मैसेज वहाँ पहुँच जाता ना रोमियो को, तो रोमियो ना पॉइजन खाता, ना वो मरता, ना फिर जूलियट मरती। तो एक तरह से इनको ग्रीम एजेंट माना जाता है इन दोनों की डेथ का, फ्रायर जॉन को, है ना। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ही इज अटैक, नहीं सॉरी, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ही इज हेल्ड इनसाइड अ क्वारंटाइंड हाउस एंड इज अनेबल टू लीव। वो एक घर में फंस जाते हैं और वहाँ से फिर वो निकल नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, वाई डज द अपेथो कैरी एग्री टू सेल रोमियो पॉइजन। ठीक है, अपेथो कैरी रोमियो को पॉइजन देने के लिए एग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज ही इज इन द डेस्परेट नीड ऑफ मनी। उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी और वो एक फार्मासिस्ट है इन द प्ले और दवाएं बेचता है। तो जब इससे ये पॉइजन मांगता है तो ये बेचना अनैतिक है, लेकिन वो गरीब था, उसे पैसे की ज़रूरत थी तो वो दे देता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ही इज़ पुअर एंड नीड्स द मनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 48, ऑन व्हाट डे डू रोमियो एंड जूलियट मीट। कब मिलते हैं दोनों, सो ऑन संडे। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, संडे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, विद होम इज रोमियो मेडली इन लव फॉर द फर्स्ट टू सीन ऑफ द प्ले। यानी कि द फर्स्ट जो 2 सीन है प्ले के, उसमें रोमियो किसके लिए प्यार में पागल दिखाया जाता है, सो दिस इज रोजालिन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, रोजालिन। क्योंकि बाद में तो वो जूलियट के प्यार में हो जाता है ना, तो स्टार्टिंग में वो एक रोजालिन नाम के काल्पनिक कैरेक्टर के प्यार में खोया रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इन वॉट डिकेड वाज रोमियो एंड जूलियट रिटेन। इसका जो टाइम पीरियड है रोमियो जूलियट का, ये मतलब कौन सा माना जाता है, सो द 1590s। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 51, शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाय। सो दिस लाइन इज वेरी फेमस एंड
स्पोकन बाय बेन जॉनसन अबाउट शेक्सपियर कि वो केवल सिर्फ एक एज से संबंधित नहीं है बल्कि फॉर एवर है वो, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बेन जॉनसन, और TGT 1 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, हु स्पीक्स, कौन बोलता है, फेलिटी द नेम इज वुमेन, ठीक है, जो फेलिटी है वो औरत का नाम है। सो हैमलेट बोलता है इन हैमलेट अपनी मदर से, जर्टूड से। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, हैमलेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 53, टेक और टेक दोज लिप्स अवे, द एबव लाइन्स अकर्स इन, जो ये ऊपर दी हुई लाइन कौन से प्ले में अपीयर होती है, TGT 13 में आया है। सो दिस फेमस लाइन इज अकर इन मीजर फोर्ट मीजर, मीजर फोर्ट मीजर से ये लाइन ली गई है ना। सो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 54, O God, how weary, stale and unprofitable seems to me all the uses of this world. Which of Shakespeare's tragic hero utters these words? निम्न में से कौन सा ट्रेजिक हीरो इन शब्दों को बोलता है शेक्सपियर के प्ले में। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बोले गए हैमलेट के द्वारा इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, और ये उसकी फेमस जो सॉलिलकी हैं उनमें से एक है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, हैमलेट, हैमलेट बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, द प्रीफेस टू द लिरिकल बेलाड मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, लिरिकल बेलाड है जो कि मैनिफेस्टो माना जाता है रोमांटिक मूवमेंट का, लिखा गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। उन्होंने उसमें एक प्रीफेस ऐड किया था जिसकी कुछ गाइडलाइन उन्होंने जारी की थी। तो उसमें जो गाइडलाइन उन्होंने प्रीफेस में दी थी उसमें से कौन सी इसमें से इंक्लूड, मतलब कौन सी सही नहीं है। सो सभी की सभी इसमें सही है। देखिए कौन सी नहीं है। द ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री, यानी पोइट्री के लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, एक साधारण जीवन। वो चाहते हैं वर्ड्सवर्थ की यूज इज कॉमन मैन्स लैंग्वेज, और कॉमन मैन जो सामान्य लोगों की जो लैंग्वेज होती है उसे इसमें यूज़ करना चाहिए। एवरीडे लैंग्वेज इज़ बेस्ट सुइटेड फॉर पोइट्री, और जो रोज़मर्रा की हमारी जो बोलचाल होती है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसका यूज़ होना चाहिए पोइट्री के अंदर, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स होना चाहिए, इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एक्शन और प्लॉट। उन्होंने कहा है कि जो एक्सप्रेशन है जो फीलिंग का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय एक्शन और प्लॉट के। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन, सो ये वाला इंक्लूड नहीं है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 56, वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है। तो जो वर्ड्सवर्थ हैं जो वो अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं कुछ फिगर्स से अपनी लाइफ में, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एस.टी. कॉलरिज हैं, विलियम गॉडविन हैं, जीन जैक्स रूसो एंड इमैनुअल कैंट। सो ऑल ऑफ दीज, ये सभी की सभी उनकी लाइफ मतलब उनकी राइटिंग्स में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन, यानी वर्ड्सवर्थ का ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें विलियम गॉडविन का प्रभाव दिखाई देता है ना। सो गिल्ट एंड सोरो और द बॉर्डर्स, सो ये दोनों ही वर्क इनके ऐसे हैं जिसमें विलियम गॉडविन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट, किस फ्रेंड को वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, हर महान कवि एक टीचर होता है, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और एज नथिंग, सो मेरी भी इच्छा है कि मैं एक टीचर की तरह समझा जाऊं या फिर कुछ ना समझा जाऊं। सो ये उन्होंने अपने एक फ्रेंड थे सर जॉर्ज बेमंट को लिखा था एक लेटर में। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, सर जॉर्ज बेमंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 59, हु रोट इन हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बेलाड, अपने प्रीफेस लिरिकल बेलाड में कौन लिखता है, आई हैव सेड दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। मैंने कहा था कि पोइट्री क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग भावनाएं होती हैं उनका स्वतः प्रभाव है, पोइट्री उसका स्वतः प्रभाव है। यानी कि पोइट्री में क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होना चाहिए फीलिंग्स का, ठीक है। इट टेक इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टिंग ट्रैंक्विलिटी, और इसका जन्म कब होता है,
इसका जन्म उन इमोशन से होता है जो शांति में एकत्रित होते हैं हमारे मन में, ठीक है। सो द इमोशन इज कंटेम्पलेट टिल बाय ए स्पेसीज ऑफ रिएक्शन द ट्रैंक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर्स एंड एन इमोशन किंडर टू दैट विच वॉज बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन is gradually produced and does itself actually exist in the mind. So William Wordsworth, so the right option will be D, William Wordsworth. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, थ्रू विच वर्क, किस वर्क के माध्यम से डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई करते हैं द वे ऑफ गॉड, द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मनुष्य के लिए भगवान के जो वेज हैं उन्हें तय करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, किस वर्क के माध्यम से। सो एवरीबडी नोज इट इज़ पैराडाइज लॉस्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी टी, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि आया 1667 में पब्लिश हुआ, ठीक है। लिखा कब था इन्होंने? 1658 में लिखना शुरू किया था, 65 में कंप्लीट कर लिया था, पब्लिश करवाया था 67 में, और ये टीजीटी 2016 में ही आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। टीजीटी 2016 में आया है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पोइम जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज नहीं की गई है। सो देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, ट्रू लव, एल पेंसरसो। सो ट्रू लव इज नॉट कंपोज्ड बाय विलियम जॉन मिल्टन, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ट्रू लव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल। निम्न में से कौन से फीचर्स हैं मिल्टन की ग्रांड स्टाइल के, यानी कि आपको पता है ना मिल्टन की जो स्टाइल है वो कैसी मानी जाती है, ग्रांड। तो फीचर्स क्या होते हैं ग्रांड स्टाइल के? ग्रांड स्टाइल के फीचर होते हैं सबलिमिटी एंड पोएटिक ग्रैंड्यूर, एलिवेटेड क्लासिसिज्म, माइटी लैंग्वेज, शक्तिशाली भाषा, एंड रिटोरिकल डिवाइसेस, उनमें रिटोरिकल डिवाइसेस का प्रयोग, पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स और एक स्ट्रॉन्ग ब्लैंक वर्ड्स का यूज। सो द ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ ग्रांड स्टाइल। सो द राइट ऑप्शन विल बी ई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 63, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो इज अ लैटिन पॉलेमिक बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। ये उनका एक लैटिन पॉलेमिक है, पब्लिश्ड इन 1651 में पब्लिश हुआ। द फुल टाइटल ऑफ दिस वर्क इन इंग्लिश इज, इस वर्क का जो फुल टाइटल इंग्लिश में है वो क्या है? सो जॉन मिल्टन एन इंग्लिश मैन, हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 64, Defensio pro populo Anglicano was commissioned by Parliament during Oliver Cromwell Protectorate of England as a response to a work by Claudius Salmasius entitled. So Defensio Regia pro Carolo I, Royal Defense on behalf of Charles I. So the right option will be A. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 65। सल्मासियस आर्ग्यूड दैट द रेबल्स लेड बाय क्रोमवेल वर गिल्टी ऑफ रेजिसाइड, है ना, फॉर एग्जीक्यूटिंग किंग चार्ल्स। मिल्टन रेस्पॉन्डेड विद ए डिटेल। तो इसका जो रेस्पॉन्स है मिल्टन ने कैसे दिया, उन्होंने जस्टिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट पार्टी, इसको लिख कर दिया इसका रेस्पॉन्स मिल्टन ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 66, विच पॉलिटिकल ट्रैक्ट बाय जॉन मिल्टन इन 1654 वॉज रिटन एज ए सीक्वल टू हिज डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, ठीक है। कौन सा 1654 में इसका सीक्वल लिखा जॉन मिल्टन ने डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो का, तो वो कौन सा है? सो डिफेंसियन सिकांडा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डिफेंसियन सिकांडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, in the play the silver box, the box refers to, ठीक है। जो द सिल्वर बॉक्स प्ले बाई गाल्सवर्दी, उसमें जो बॉक्स है वो बॉक्स किसको रेफर करता है? रेटिक्यूल, या फिर ट्रंक बॉक्स, गोल्ड बॉक्स, या फिर सिगरेट बॉक्स। सो आपको पता है सिल्वर बॉक्स एक सिगरेट का बॉक्स ही है, एक चांदी का, उसी के ऊपर प्ले का टाइटल रखा गया है क्योंकि वो चोरी हो जाता है। सिल्वर का मतलब चांदी का सिगरेट बॉक्स, वही तो चोरी कर लेता है पुअर जॉन, तो वही टाइटल है इस प्ले का। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, अ सिगरेट बॉक्स।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 68। जॉन वार्थविक, जैक वार्थविक एंड जॉन्स आर द करेक्टर इन। जॉन वार्थविक, जैक वार्थविक एंड जॉन्स, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं गाल्सवर्दी के प्ले द सिल्वर बॉक्स के, जिसमें ये अपीयर होते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 69। विच ऑफ हिज प्ले गाल्सवर्दी described as the only play of mine which I was able to say when I finished it, no manager will refuse this. So this is loyalties. So the right option will be C. ये आया 1922 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। Which of the following plays of Galsworthy deal with the tragedy of the individuals brought by certain fundamental drawback in the legal system in England? ठीक है, निम्न में से कौन सी ट्रेजेडी है गाल्सवर्दी की जिसमें लीगल सिस्टम को दिखाया गया है इंग्लैंड की? तो ये सभी की सभी उनकी ट्रेजेडी हैं जिनमें लीगल सिस्टम को डिस्क्राइब किया है जॉन गाल्सवर्दी ने। जैसे जस्टिस है, जस्टिस में क्या हुआ है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। द सिल्वर बॉक्स में भी न्याय नहीं होता है, मतलब पुअर जॉन्स ने भी चोरी की थी तो उसे सज़ा मिलती है, लेकिन जैक वार्थविक को नहीं मिलती है। ऐसे ही जस्टिस में उसको कितनी मतलब उसको टॉर्चर किया जाता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट, इसमें भी। तो ये सभी की सभी जो लीगल सिस्टम को शो करती हैं स्टोरीज बाई गाल्सवर्दी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 71। In which play Galsworthy find the tragic incompatibility between the essential principles of the Christianity and the working principles of individuals, including clergymen? So the right option will be A bit of love. Next question number 72. Which poem of Matthew Arnold retells a famous episode from Firdausi Persian epic Sahanama relating how the great warrior Rustam unknowingly slew his long lost son Sohrab in single combat? ठीक है, सो द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड 1853। देखिए क्वेश्चन नंबर 73। इन मेमोरियम AHH इज ए पोएम बाय द ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, इन मेमोरियम किसके द्वारा लिखी गई है पोएम? ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, जो कि पब्लिश हुई थी 1850 में। इट इज़ ए रिक्विएम फॉर द पोइट बिलीवर्ड कॉम्ब्रिज फ्रेंड। क्या है ये एक एलर्जी है जो उनके कॉम्ब्रिज फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो गई थी आर्थर हेनरी हेलम की, तो उस पर उन्होंने ये पोएम लिखी। हु डाइड सडनली, जिनकी डेथ हो गई थी कैसे? कैरिब्रल हैमरेज से, है ना, नक्सीर से, इन वियना इन 1833, एज 22, है ना, 22 साल की उम्र में। एक मतलब उनका जो शिप बोट थी वो सिंक हो गई थी, उसमें वो उनकी डेथ हो गई थी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, आर्थर हेनरी हेलम। देखिए क्वेश्चन नंबर 74। रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस और वर्सेस, स्पेशली फॉर रिटोरिकल और पोइटिक इफेक्ट। तो ये एनाफोरा होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी एनाफोरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। ए वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड, है ना, एक ऐसा फ्रेज जो हमेशा क्या बताता है? एक सत्य बात बताता है। किसके बारे में? लोगों के बारे में या फिर संसार के बारे में, उसे अडेज बोलते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, अडेज एक तरह की कहावत होती है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। द टर्म यूज्ड फॉर ए थिंग दैट इज वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, तो एक टर्म जो यूज़ किया जाता है किसी एक ऐसी चीज़ के लिए जो क्या है, बहुत ओल्ड है या फिर ओल्ड फैशन है, जो कि आज की डेट में मतलब आउटडेटेड है, अब जो है प्रचलित नहीं है, अब वो प्रचलन से बाहर है, ऐसी चीज़ के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? और रेफरिंग टू एन ओल्ड स्टाइल, या फिर कोई ओल्ड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज और आर्ट, या फिर कोई लैंग्वेज है या आर्ट है उसकी ओल्ड स्टाइल को वो टर्म रेफर किया जाता है बेसिकली। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्केज्म, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे कि जब हम पुरानी लिटरेचर पढ़ते हैं, शेक्सपियर के जो कोट वगैरह पढ़ते हैं या फिर उनकी जो सोनेट्स पढ़ते हैं आप, तो आप उसमें कुछ वर्ड्स पढ़ते हो ऐसे दाई, दाऊ, इस तरह के वर्ड्स। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? इनको नाम दिया जाता है आर्केज्म। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
Question number 77. The original pattern or model from which all things of the same kind are copied or on which they are based, a model or first form और प्रोटोटाइप. सो ये आर्कीटाइप होता है, यानी कि एक ही चीज़ को जैसे एक पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री जो इन्वेंट की गई किसी एक पार्टिकुलर एज में, और उसी को फिर बाद में आने वाले पोइट्स उसी को फॉलो करते गए, वही सेम चीज़, उन्होंने कुछ अपना नया ऐड नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको आर्कीटाइप बोलेंगे. यानी कि वही घिसी पिटी वही चीज़ जो पढ़ते आ रहे थे हम पहले से, कुछ भी नया नहीं था उसमें, तो वो होती है आर्कीटाइप. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. देखिए क्वेश्चन नंबर है 78. द टर्म यूज फॉर द एडवांस ग्रुप इन एनी फील्ड स्पेशली इन द विजुअल, लिटरेरी और म्यूजिकल आर्ट हुज वर्क्स आर करेक्टराइज्ड चीफली बाई अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड. ठीक है. सो एक ग्रुप के लिए एक ऐसा टर्म यूज़ किया जाता है जो कैसा ग्रुप है, एडवांस, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ विजुअल, लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्ट. ठीक है. तो ऐसे ग्रुप को ये जो टर्म दिया जाता है वो टर्म है एवेंट ग्रेड. ये एक एडवांस ग्रुप को दिया जाता है जो हर, मैंने बताया यहाँ पर विजुअल, लिटरेरी और म्यूजिकल आर्ट हर क्षेत्र में जो एडवांस है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एवेंट ग्रेड. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79. A type of poetry that does not rhyme usually with 10 syllable iambic pentameter in each line. ठीक है. एक टाइप ऑफ पोइट्री जिसमें क्या है, राइम नहीं है, और लेकिन है वो किसमें, आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, बट राइम नहीं होती है किसी भी लाइन में, तो उसे हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं. ठीक है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ब्लैंक वर्स. ठीक है. जिसमें क्या होता है, मीटर होता है बट राइम नहीं होती, तो ऐसी पोइट्री को हम बोलते हैं ब्लैंक वर्स. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80. अ पोज इन ए लाइन ऑफ पोइट्री स्पेशली नियर द मिडल ऑफ ए लाइन ऑफ वर्स. ठीक है. पोइट्री की लाइन में पोज और स्पेशली नियर द मिडल ऑफ ए लाइन ऑफ वर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कैजुरा बोलते हैं. यानी कि पोइट्री में जो पोज होता है, यानी जो विराम आता है, उसे हम बोलते हैं कैजुरा. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, कैजुरा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 81. The term criticism is derived from the Greek word kritikos. ठीक है. जो टर्म है क्रिटिसिज्म है ना, वो लिया गया है ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस से, जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है एबल टू डिसर्न एंड जज. ठीक है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एबल टू डिसर्न एंड जज. अब यहाँ से कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब. यहाँ कुछ वर्ब्स दी गई हैं, उसमें से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड आउट करना है. सो देखिए क्वेश्चन नंबर है 82. डेस्ट्रॉय. डेस्ट्रॉय क्या है, एक वर्ब होती है ये, जिसका मतलब होता है विनाश करना, और जिसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा, डेस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है हिंदी में विनाश. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, डेस्ट्रक्शन. ठीक है. नेक्स्ट वर्ब है यहाँ पर डाई. डाई मीन्स क्या होता है, मरना, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, डेथ. सो बी इज द राइट हियर. एंड नेक्स्ट है 84 का डिस्कवर. डिस्कवर का मतलब होता है पता लगाना, और इसकी नाउन फॉर्म बन जाएगी डिस्कवरी. डिस्कवरी होती है एक खोज, है ना. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट देखिए डू. डू मीन्स क्या होता है, करना, और अगर हम इसकी नाउन फॉर्म बोलें तो होगा डीड. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, डीड. डीड क्या हो जाएगा इसका, नाउन फॉर्म डू का. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 86. एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का जो नाउन फॉर्म है वो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट मैच. आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, है ना. यहाँ नीचे कुछ सिंगुलर, नीचे कुछ है ना फॉरेन लैंग्वेज के जो वर्ड्स दिए गए हैं, उनका आपको सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म फाइंड आउट करना है जो इनकरेक्ट है ना. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87. सिंगुलर ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम का जो प्लूरल होता है वो होता है ऑडिटोरियम्स, है ना. नेक्स्ट है एक्सिस. एक्सिस का जो प्लूरल होता है वो होता है एक्सिस. तो यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट है वो ये वाला है बी. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. एक्सिस का होता है AXES, एक्सिस. यहाँ पे स्पेलिंग एरर है ना. बाकी आपके ये सभी सही हैं. बैसिलस का बैसिली ही होता है, बैक्टीरियम का होता है प्लूरल बैक्टीरिया. सो आपका जो इनकरेक्ट था वो एक्सिस था, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेयर सेलेक्ट करना है आपको जो इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 88.
जैसे फंगस है, फंगस का प्लूरल क्या बनेगा, फंगी। तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनिसिस का होता है जेनिसिस, ये भी ठीक है। जीनियस का जीनी या फिर जीनियसिस हो जाएगा, ये भी ठीक है ना। जो जेनस है, जेनस का ना जेनस जेनरस नहीं होता, इसका होता है जेनरा, GENERA, जेनरा होता है इसका प्लूरल। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 89। यहाँ भी आपको ऐसे ही इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। सिंगुलर क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का होता है प्लूरल क्राइटेरिया, एंड क्रस का होता है क्रूसेस, एंड क्यूरियो का होता है क्यूरियोज। सो आपका जो इनकरेक्ट है वो है क्यूरियो, है ना। सो द राइट ऑप्शन आपका क्यूरियो हो जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट वाला तो यही है, बाकी आपका डी यहाँ पे ये सही है, कैरिकुलम का कैरिकुला या फिर कैरिकुलम्स ही होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90। इसमें भी सिंगुलर एंड प्लूरल है। फोकस का होगा फोकी हो जाएगा। फॉर्मूला का होता है मुलाज एंड फॉर्मूले, दोनों ही ठीक है। फॉरम का होता है फॉर्म्स या फोरा, ठीक है। फ्रेस्को का होता है, फ्रेस्को होता है उसका होता है फ्रेस्कोस, है ना। सो आपका इनकरेक्ट है फ्रेस्को। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है और इनकरेक्ट हमारा ये वाला है। एंड ये तीनों हमारे जो थे ये तीनों सही थे। देखिए यहाँ पे 91 क्वेश्चन नंबर। मैट्रिक्स का होता है मैट्रिसेस, मैक्सिमम का होता है मैक्सिमे, और मीडियम का मीडिया, एंड मेमोरेंडम का होता है मेमोरेंडा, ठीक है। तो यहाँ जो इनकरेक्ट है आपका वो है आपका मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम का मैक्सिमे नहीं होता, मैक्सिमा होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मैक्सिमम और मैक्सिमा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, सिंगुलर एंड प्लूरल। सो मेन्यू का क्या हो जाएगा, मैनस प्लूरल। मेटामोफोर्सिस का हो जाएगा मेटामोफोर्सिस, एंड मिलेनियम का हो जाएगा मिलेनिया एंड मिलेनियम्स, है ना। एंड मिनिमम का क्या होता है, मिनिमा। सो द राइट ऑप्शन विल बी जी, मिनिमम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 93, नार्सिसस का नार्सिसी या फिर नार्सिसियस, नार्कोसिस का होता है नार्कोसिस, एंड नेबुला का नेबुले सही है। न्यूट्रॉन का न्यूट्रनस नहीं होता, न्यूट्रॉन्स होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, न्यूट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 94, वर्टेब्रा का होता है वर्टेब्रे, एंड वर्ट्यूशो का होता है वर्ट्यूशी, एंड वायरस का होता है वायरसेस, एंड विस्टा का होता है विस्टास, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विस्टा का विस्टास होगा। सो आपका जो इनकरेक्ट है वो विस्टा है। यहाँ पे 95 का देखिए, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिलेबस का होगा सिलेबी, एंड सिम्पोसियम का होगा सिम्पोसिया या फिर सिम्पोसियम्स होता है ना। तो यहाँ पे जो से ये दे रखा है ये गलत है। सो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और बाकी आपके सिनोप्सिस के सिनोप्सिस होता है, सिंथेसिस का सिंथेसिस होता है, ये सभी सही हैं आपके। सो जब आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 96। 96 का देखिए, मोनार्क का क्या होगा, मोनार्क्स हो जाएगा। पैट्रियार्क्स का पैट्रियार्क्स हो जाएगा। स्टोमक का स्टोमक हो जाएगा। ब्रुश का क्या होगा, ब्रुशेज होगा, है ना। इसमें ES लगेगा, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ब्रुश का ब्रुशेज होता है। नेक्स्ट देखिए, हाईरैक का हो जाता है हाईरैक्स, एंड मैट्रियार्क का हो जाएगा मैट्रियार्क्स, एंड मैच का क्या होता है मैचेस होता है प्लूरल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, मैचेस, है ना। चर्च का चर्चिज जैसे होता है वैसे ही मैच यहाँ पे मैचेस हो जाएगा, ES लगता, ठीक है। तो जी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 98, काल्फ का क्या होगा, काल्स हो जाएगा। एल्फ का एल्फ्स हो जाएगा। हाफ का हाफ्स हो जाएगा, है ना। देखिए स्टाफ का ना स्टाफ्स होता है, केवल स्टाफ, ई नहीं लगेगा इसमें, या फिर स्टेप्स भी हो जाएगा, STAVES, लेकिन ये ई नहीं लगता है ना। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो स्टाफ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स होता है, ठीक है। जिन जिन वर्ड्स के जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ही लगा होता है उसको हम VES में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। लीफ का लीप्स हो जाएगा यहाँ पे, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्राइफ है ना, स्ट्राइफ का हो जाएगा स्ट्राइफ्स ही होता है, स्ट्राइफ्स नहीं होता। तो जो आपका इनकरेक्ट है वो ये वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 100, फूड का क्या होगा, फीट होगा। गूस का गीज हो जाएगा। लाउस का लाइस होता है, लाइसिन नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। जो आपका इनकरेक्ट है वो ये वाला है ना, इसका होता है लाइस, LICE, ये लाइसिन नहीं होता। एंड मैन का मैन होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, द वर्ड अबाउंड हैज़ द नाउन फॉर्म।
देखिए यहाँ पे एक टर्म है अबाउंड, इसका जो नाउन फॉर्म है वो क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा एबंडेंस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एबंडेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, द कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल इज। जो कॉन्स्टेबल वर्ड है इसका कलेक्टिव नाउन क्या बनेगा, ये बनेगा पोस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, चूज द करेक्ट एनिमल क्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको करेक्ट एनिमल क्राई को सेलेक्ट करना है। जैसे डॉग क्या करते हैं, बात करते हैं, लॉइंस रोर, बट फॉग, जो फ्रॉक्स की जो क्राई होती है वो होती है क्रॉक। सो द राइट ऑप्शन विल बी टी, क्रॉक करते हैं ये लोग, है ना। ये TGT 2009 में आया हुआ है। सो आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ना स्पॉटिंग एरर से कुछ MCQs हैं। देखिए, सी विशेज शी वॉज अ वर्ड, नो एरर। यहाँ पर आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सो आपको पता है कि काल्पनिक विषय होती है उसके लिए हम वर का यहाँ यूज़ करते हैं। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी पार्ट में यहाँ एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड हर टू लीव द रूम, नो एरर। यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। सो आपका जो एरर पार्ट है वो होगा बी। ठीक है, क्योंकि बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो बनेगा ऐसे, इफ़ आई वर यू, मैं अगर तुम्हारी जगह होता, है ना। तो यहाँ जो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वहाँ आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वहाँ पे हम वर का यूज़ करते हैं, वॉज नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको जो इस वर्ड करेक्ट स्पेल्ड किया गया है उसे फाइंड आउट करना है। तो एरोप्लेन की स्पेलिंग दे रखी है, तो यहाँ पर केवल AEROPLANE, केवल डी वाली सही है और बाकी सब इनकरेक्ट है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, एरोप्लेन। ये TGT 2009 में स्पेलिंग पूछी गई है एरोप्लेन की, तो AEROPLANE होती है। ठीक है, एरोप्लेन की स्पेलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, यहाँ भी आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है। सो सिजेरियन की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है CAESAREAN। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, सिजेरियन। और बाकी सब रॉन्ग है, ये PGT 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। ये PGT 2009 में आया है, फ़ारेनहाइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ़ारेनहाइट। तो आपका जो डी वाला है वो सही है, FAHRENHEIT, ये होती है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज टू एक्सेप्टेड आइडियाज ट्रेडिशन ETC। यानी कि ऐसा पर्सन जो परंपरा रीति रिवाज हैं उनके विरुद्ध चलता है, उनमें बिलीव नहीं करता, उसको कहते हैं आइकॉनोक्लास्ट, एंड हिंदी में बोले तो मूर्ति भंजक। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज ए, वो होता है ट्रॉन्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ट्रॉन्ट। देखिए नेक्स्ट एक पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू द क्वेश्चंस 111 से 120 दैट फॉलोज। तो यहाँ नेक्स्ट आपको ये पैसेज करना है जिसे आपको कम्प्रीहेंस करना होता है, एंड देन इसमें पढ़ने के बाद आपको इसके क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। तो 111 से 120 तक यहाँ पर इसके पैसेज के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है, यहाँ तक तो हमारे पैसेज वाले हैं। तो हमें पैसेज पहले रीड करना होगा, फिर उसे समझने के बाद ही हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो हम यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए 121 से 122, देखिए यहाँ पे आपको करना है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 121, देखिए क्वेश्चन नंबर 121, द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमा लगना चाहिए, द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर स्प्लिट इन टू काइंड्स, यानी काइंड्स के बाद यहाँ कॉलम लगेगा इस तरीके से, एंड क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, फिर फुल स्टॉप है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट है यहाँ पर 122 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122, देयर इज ए स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन abolish,
द स्लेवरी ऑफ कास्ट। TGT 2010 में पूछा है। यहाँ कौन से पंक्चुएशन मार्क का एरर है? सो यहाँ देखिए डी वाला जो है यहाँ आपका एरर पार्ट है, ये सही है आपका। देयर इज ए स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश, यहाँ भी कॉलम ही आएगा एबॉलिश के बाद, द स्लेवरी ऑफ कास्ट फुल स्टॉप। सो आपका डी आंसर करेक्ट है। In the following sentence, arrange the given part PQRS in order so as to produce correct sentence 123 से 125। यानी यहाँ पर 123 से 125 आपको जंबल सेंटेंस दे रखे हैं, उन्हें आपको सही अरेंज करके उनको लगाना है PQRS में, ठीक है, अरेंज करना है उन्हें ऑर्डर में। तो देखिए इस तरीके से ये एक अवस्थित क्रम में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 123, जैसे इट ग्रू डार्क, A stranger picked him up, the sun set, the traveler stumbled and fell down, nothing was visible। तो हमें इसको पढ़कर इस पार्ट्स को अलग अलग हैं जो इन्हें पढ़कर इन्हें सही ऑर्डर में सेट कर देना होता है यहाँ पर, जिसका सही सेंसिबल मीनिंग निकल के आए। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे हम, तो सन की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए सन सेट, द सन सेट, सन क्या हो गया था, छिप चुका था। इट ग्रीव डार्क, तो जब वो सन छिप गया तो अंधेरा हो गया, एंड फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सो नथिंग वॉज विजिबल, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। द ट्रैवलर स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन, तो वो गिर गया, कौन, यात्री है ना, वो टकराया अंधेरे से और वो गिर गया। तब क्या हुआ, ए स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप, एंड मतलब उसको उसने एक स्ट्रेंजर ने उठाया। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा पी, RPTSQ, ठीक है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाला पढ़ना है, यहाँ भी जम्बल्ड है, आपको इनको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। जैसे हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल, ही फाउंड, व्हेन द फादर केम, तो सबसे पहले हमारा आर वाला आएगा, है ना, सबसे पहले आएगा आर। व्हेन द फादर केम होम, फिर आएगा जब फादर घर आए, ही फाउंड, उन्होंने पाया कि बच्चे, दैट द चिल्ड्रन हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल, अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, वाइल ही वॉज अवे, जबकि वो कहाँ थे, दूर थे। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो गया, ए वाला, RQTPS। ऐसे ही आपका देखिए, ड्यू टू डिसयूज द लिंग्विस्टिक स्पेस इज सिंकिंग इन इंडिया एंड लैंग्वेज रिसोर्सेज माइट ड्राई अप, ही फील्स दैट, है ना। तो इसको भी आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले एस वाला आएगा, ही फील्स दैट, उसने क्या फील किया, दैट द लिंग्विस्टिक स्पेस इज सिंकिंग, है ना, लिंग्विस्टिक स्पेस क्या हो रहा है, सिंकिंग हो रहा है इन इंडिया एंड लैंग्वेज रिसोर्सेज माइट ड्राई अप ड्यू टू डिसयूज। सो द राइट ऑप्शन विल बी SQRP, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे 125 क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस सेट 31 से कर लिए। इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस पेपर 31 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।